जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं कंसल्टेंट चिल्ड्रन सर्जन हूँ, बच्चों का सर्जन। पहले भी हम वीडियो बनाते रहते हैं जिसमें बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में एक आगाही होती है जनरल पब्लिक के लिए। और आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हर्श प्लम डिजीज़। ये आमतौर पे लोग इसको समझते नहीं हैं कि ये क्या मसला है। हम इसको बड़ी सिंपल ज़ुबान में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो आमतौर पे पखाना, बच्चा पहला पखाना जो है वो खुद नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है, पखाने का रास्ता भी बना होता है, बच्चा एक्टिव भी होता है, फीड भी देता है, लेकिन पखाना नहीं करता। और यूजुअली आमतौर पे डॉक्टर जो है वो मुआयना करते हैं या जो पखाने का रास्ता है उसको उसमें स्टिमुलेशन दी जाती है बत्ती वगैरह से, ग्लिसरीन डिपॉजिटरी से या किसी और चीज़ से, जिसके बाद बच्चे पखाना कर लेते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत में आंत को हरकत करने के लिए सेल होते हैं, सिंपल आप समझने के सेल्स होते हैं जो कि आंत में हरकत पैदा करते हैं। आंत हरकत करती है और पखाना जो है वो आगे ट्रैवल करता है और पखाना फिर बच्चा कर लेता है। तो इसमें ये होता है कि जो हरकत करने वाले सेल्स हैं, जिनको हम गैंग्लियन कहते हैं या गैंग्लियन सेल्स कहते हैं, वो नहीं बने होते। जब वो नहीं बनते तो आंत का उस एरिए में जहाँ पे सेल्स नहीं होते वहाँ पे आंत की हरकत नहीं होती, और हरकत ना होने की वजह से पीछे से पखाना सही आ रहा होता है और जिस जगह पे उसका डिफेक्ट है वहाँ पे उसकी हरकत नहीं होती, तो पखाना उससे आगे नहीं जा सकता। तो जब हम मुआयना करते हैं या स्टिमुलेशन देते हैं, बत्ती देते हैं, तो उसके साथ पखाना कर लेते हैं बच्चे। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसकी सीवियरिटी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। इसको सिंपल छोटा सा एरिया हो सकता है कि मुतासर हो आंत का, हो सकता है बड़ा एरिया मुतासर हो सकता है पूरी बड़ी आंत मुतासर हो सकता है छोटी आंत भी इसमें मुतासर हो। तो जितनी इसकी फिर मुतासर शुदा इंटेस्टाइन होती हैं उस लिहाज से बच्चे में फिर प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ होती हैं। अब ये बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो ये सबसे पहले यही बताते हैं कि बच्चे ने पहला पखाना खुद नहीं किया था, या अगर खुद किया था तो 2-3 दिन के बाद, आमतौर पे 48 आवर्स हम कहते हैं, 48 घंटे अगर बच्चा खुद पखाना ना करे तो 80% चांस होता है कि बच्चे को हर्श प्लम डिजीज़ है। उसके बाद इसकी तशखीस आती है, उसमें इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं इसको कंफर्म करने के लिए। आमतौर पे जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है वो हम एक्सरे करवाते हैं पेट का, जिसमें हमें आंत फूली हुई मिलती है, बड़ी आंत। लेकिन ये बहुत ही इब्तदाई होता है। इसके बाद इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए जो एक्सरे होता है उसको कंट्रास्ट एनीमा कहा जाता है, या सिंपल लोग बेरियम एनीमा भी कहते हैं। उसमें यह होता है कि हम पखाने के रास्ते से दवाई डालते हैं और फिर एक्सरे करते हैं, वो हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है। लेकिन ये भी 100% कंफर्म नहीं करता। जो चीज़ 100% कंफर्म करती है, अगर सिंपल एक्सरे पे भी शक हो कि ये बीमारी है और बेरियम एनीमा पे भी हमें हो कि यही बीमारी है, तो उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं, जिसको रेक्टल बायोप्सी कहा जाता है। पखाने के रास्ते से जाके अंदर आंत का टुकड़ा लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर सेल्स हैं या नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर सेल्स ना हो तो कंफर्म हो जाता है कि इसको हर्श प्लम डिजीज़ है। अब इसका इलाज क्या है? इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं इलाज के। अगर बच्चा छोटा हो, आंत ज़्यादा ना फूली हुई हो, तो हम सिंगल स्टेज में इसको ऑपरेट करते हैं। सिंगल स्टेज का मतलब ये होता है कि बच्चे के पेट पे कोई कट लगाए बगैर, पेट पे स्टोमा बनाए बगैर हम पखाने के रास्ते से ही जाते हैं, आंत को वहाँ से निकालते हैं बाहर। जितनी मुतासरा आंत होती है उसको काट लेते हैं और जो नॉर्मल आंत होती है उसे फिर अंदर जोड़ लगाया जाता है। इसके साथ इसमें हम एक और टेस्ट भी करते हैं कंफर्म करने के लिए कि जो लगा रहे हैं हम आंत वो नॉर्मल है या वो उसमें सेल्स नहीं है। उसको हम फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी कहते हैं। ये ऑपरेशन के दौरान ही बायोप्सी होती है, उसी वक्त रिपोर्ट मिलती है हमें, और ये हमें कंफर्म करती है कि जो आंत हम लगा रहे हैं वो नॉर्मल है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर बच्चा बड़ा हो जाए, जब बच्चे की जो बड़ी आंत है वो बहुत ज़्यादा फूल चुकी हो, जिसको मेगा कोलन कहते हैं, मतलब बहुत बड़ी कोलन हो गई है उसकी, उसमें फिर ये सिंगल स्टेज वाला ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंत इतनी फूली होती है कि पखाने के रास्ते से जाकर उसको ऑपरेट करके निकालना मुश्किल होता है। उस सूरत में फिर हम ये करते हैं कि इब्तदाई तौर पे
पेट के ऊपर पखाने का रास्ता बना देते हैं, जिसको कोलोस्टमी कहते हैं या जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ अरसे के लिए वो रहता है, पखाना खुल के बच्चा करता रहता है, और जो आंत खुली होती है वो टाइम के साथ साथ अपने नॉर्मल साइज़ में चली जाती है, और जब वो नॉर्मल साइज़ में चली जाती है तो फिर हम ये स्टोमा बंद करते हैं और नॉर्मल आंत को नीचे ले जाके उसको जोड़ लगाते हैं, और जो दरमियान में ख़राब टुकड़ा होता है आंत का वो हम निकाल देते हैं। अब इसमें सक्सेस रेट कितना है या इसमें कॉम्प्लिकेशंस कितनी होती हैं? देखिए, ये एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है ऑपरेशन करने में भी, और बच्चे को उसके बाद ठीक होने में भी टाइम लगता है। और ऑपरेशन के बाद जो बच्चे ठीक हो जाते हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा फिर कभी कभार कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, जो कि दवाई उनके साथ फिर ठीक हो जाती है। तो इस बीमारी में इसकी जितना जल्दी तशख़ीस हो जाए, जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाए, बच्चे उतना जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, और बाद में भी उसमें पेचीदगियाँ कम होती हैं। जितना लेट हो जाते हैं उतना मसाइल फिर इसके ज़्यादा होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।